वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा चैप्टर रहेगा वो मानव में गति एवं चलन के बारे में। यानी मानव में किस प्रकार से गति होती है, चलन किस प्रकार से होता है, इन गति और चलन में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। अर्थात इस चैप्टर के अंदर हम मानव के कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र के बाद में हम मानव में जो विभिन्न प्रकार की पेशियां और उनकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दें, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, कंकाल तंत्र किसे कहेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यह शरीर को आलंबी ढांचा प्रदान करता है। हमारे शरीर का जो ढांचा है उस ढांचे का निर्माण करता है वो कौन करता है, कंकाल। तो आप ध्यान दीजिए, यह शरीर को आलंबी ढांचा प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, यह हमारे शरीर को या मानव शरीर को आलंबी ढांचा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से मानव शरीर का जो ढांचा है उस आलंबी ढांचा प्रदान करता है वो कौन करता है। तो आप ध्यान दीजिए, आलंबी जो ढांचा है, जो निर्माण है वो कौन करता है। तो आपको ध्यान रखना है कंकाल तंत्र करता है। तो इस प्रकार से यह मानव शरीर को एक आलंबी ढांचा प्रदान करने का कार्य करता है। और यह आपको ध्यान रखना है जो कंकाल तंत्र है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार की होती है। तो आप ध्यान दीजिए, इनकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल एवं मीजोडर्मल होती है। तो इनकी उत्पत्ति होगी वह किस प्रकार की होती है, एक्टोडर्म से भी होती हैं एवं किस प्रकार की होती हैं, मीजोडर्म से भी होती हैं। तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल एवं मीजोडर्मल दोनों प्रकार की होती हैं। अर्थात एक्टोडर्म से भी इनकी उत्पत्ति होगी और किससे होगी, मीजोडर्म से इनकी उत्पत्ति होती है। इन दोनों भागों से कंकाल तंत्र की उत्पत्ति होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, मानव में विकसित प्रकार का कंकाल तंत्र पाया जाता है क्योंकि हम कॉर्डेटा संघ के प्राणी हैं और इन कंकाल तंत्र की उत्पत्ति होती है वह किस प्रकार से होती है। तो आपको ध्यान रखना है इनकी उत्पत्ति होती है और वह एक्टोडर्मल एवं मीजोडर्मल होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, जो कॉर्डेट्स प्राणी हैं, कशेरुकी प्राणी हैं, उसमें कशेरुकी प्राणियों में कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, यह हमें ध्यान रखना है। दो प्रकार का कंकाल तंत्र होता है। तो कशेरुकी प्राणियों में कंकाल तंत्र के कितने प्रकार हो जाएंगे, दो प्रकार। एक आपको ध्यान रखना है बाह्य कंकाल और दूसरा कौन सा ध्यान रखना है, अंतः कंकाल। तो एक कंकाल ध्यान रखना है जिसे हम क्या कहेंगे, अंतः कंकाल कहा जाता है। दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना बाह्य कंकाल। यानी कंकाल तंत्र होता है उसके दो भाग होते हैं, एक अंतः कंकाल और दूसरा कौन सा ध्यान रखना है, बाह्य कंकाल ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल किसे कहेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे अंतः कंकाल किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, बाह्य कंकाल का मतलब क्या हुआ, जो शरीर से आंशिक या पूर्ण रूप से बाहर स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल कहते हैं। तो इस प्रकार का कंकाल तंत्र जो आंशिक या पूर्ण रूप से शरीर से बाहर उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आप ध्यान दीजिए, यह आंशिक या पूर्ण रूप से शरीर से बाहर स्थित होता है, शरीर से बाहर स्थित होता है। आंशिक या पूर्ण रूप से शरीर से बाहर स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल। यह अधिचर्म से बनता है। यह किससे बनता है, जिससे जो अधिचर्म से बनता है, जो अधिचर्म से बनता है या निर्मित होता है, जो अधिचर्म से बनता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जो अधिचर्म से बनता है और आंशिक या पूर्ण रूप से बाहर स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल कहते हैं। उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि सींग है, या आप ध्यान दीजिए बाल है, या आपको ध्यान रखना है नाखून है। तो सींग हो गए, बाल हो गए, नाखून हो गए। तो ये इस प्रकार के जो भाग है
जो किसके भाग है, कंकाल के भाग है, परंतु ये शरीर से बाहर स्थित होते हैं। सींग, बाल, नाखून इत्यादि ये सारे उदाहरण हैं, वो किसके उदाहरण हैं, बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। जबकि ध्यान दीजिए अंतः कंकाल, यह शरीर के भीतर स्थित होता है, यह शरीर के भीतर स्थित होता है, शरीर के भीतर स्थित होता है, भीतर स्थित होता है। तो यह शरीर के भीतर स्थित होता है, जो अस्थि एवं उपास्थियों से मिलकर के बना होता है। जो किससे मिलकर के बना होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, उपास्थियों एवं अस्थियों से मिलकर बना होता है। उपास्थियों एवं किससे मिलकर बना होता है, अस्थियों से मिलकर बना होता है। तो उपास्थियों एवं अस्थियों से मिलकर बना भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अस्थियों उपास्थियों से मिलकर बना होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, अंतः कंकाल, जो कि शरीर के भीतर की ओर उपस्थित होता है। तो जो शरीर के भीतर उपस्थित होता है, अस्थियों उपास्थियों से मिलकर के बना होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, अंतः कंकाल कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए बाह्य कंकाल के बारे में, आप ध्यान दीजिए बाह्य कंकाल सामान्यतः कैसा होता है, बाह्य कंकाल प्राय निर्जीव होता है। बाह्य कंकाल प्राय कैसा होता है, निर्जीव होता है। बाह्य कंकाल होगा वह सामान्यतः कैसा होता है, निर्जीव होता है। ये हमें ध्यान रखना, नॉन लिविंग होता है। परंतु इनकी जड़ें होती हैं वह कुछ रचनाओं की, परंतु कुछ रचनाओं की जड़ें, कुछ रचनाओं की जड़ें, रचनाओं की जड़ें सजीव होती हैं। कुछ रचनाओं की जड़ें कैसी होती हैं, सजीव होती हैं। बाकी ये सामान्यतः कैसा होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यह निर्जीव होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बाह्य कंकाल होता है सामान्यतः कैसा होता है, निर्जीव होता है, परंतु इनकी कुछ रचनाएं होती हैं वह किस प्रकार की होती हैं, सजीव होती हैं। जबकि आप ध्यान दीजिए अंतः कंकाल होता है वह कैसा होगा, तो आप क्या ध्यान दीजिए, अंतः कंकाल होता है वह सजीव होता है। अंतः कंकाल किस प्रकार का होगा, सजीव होता है, जीवित होता है। तो अंतः कंकाल होगा वह कैसा होता है, सजीव होता है, जबकि बाह्य कंकाल होता है वह कैसा होता है, निर्जीव होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ध्यान दीजिए यह प्रारंभिक अवस्था में किससे बना होता है, यह प्रारंभिक जो निम्न लेवल के जीव होते हैं प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, प्रारंभिक अवस्था में उपास्थियों से बना होता है। प्रारंभिक अवस्था में उपास्थियों से बना होता है। प्रारंभिक अवस्था में किससे बना होता है, उपास्थियों से बना होता है, बना होता है, जो बाद में जो शरीर विकास के साथ, जो शरीर विकास के साथ अस्थियों में बदल जाता है। शरीर विकास के साथ अस्थियों में बदल जाता है, अस्थियों में रूपांतरित हो जाता है या बदल जाता है। तो शरीर में अस्थियों में बदल जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। किसके बारे में, तो आपको ध्यान रखना है अंतः कंकाल के बारे में। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए ये जो बाह्य कंकाल है, इस बाह्य कंकाल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये बाह्य कंकाल होगा, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार की होती है, तो आप ध्यान दीजिए इसकी उत्पत्ति होती हैं वह, इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल होती हैं। किस प्रकार की होती हैं, एक्टोडर्मल होती हैं। तो बाह्य कंकाल होगा उसकी उत्पत्ति किस प्रकार की होती है, एक्टोडर्मल होती हैं। जबकि अंतः कंकाल की उत्पत्ति होती हैं वह किस प्रकार की होती है, मेसोडर्मल होती हैं। इसकी उत्पत्ति होगी वह भ्रूणीय मेसोडर्म से होती हैं। तो इसकी उत्पत्ति मेसोडर्मल होती हैं। तो इनकी उत्पत्ति कैसी होगी, मेसोडर्मल होती हैं। जबकि बाह्य कंकाल की उत्पत्ति होती हैं वह किस प्रकार की होती हैं, एक्टोडर्मल होती हैं। तो बाह्य कंकाल एक्टोडर्म से बनेगा, जबकि अंतः कंकाल होता है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार की होती है, तो आपको ध्यान रखना है मेसोडर्मल होती हैं। तो ये आपको मुख्य अंतर ध्यान रखना है किसके बारे में, अंतः कंकाल एवं बाह्य कंकाल। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, तो वह तंत्र जो शरीर को आलम्बी ढांचा प्रदान करने का कार्य करता है, शरीर को आकृति एवं आकार प्रदान करने का कार्य करता है, उसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र होता है उसकी उत्पत्ति होगी वह एक्टोडर्मल एवं मेसोडर्मल होती हैं, अर्थात इनकी उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म एवं भ्रूणीय मेसोडर्म दोनों से होती हैं। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कशेरुकी प्राणी होते हैं, उन कशेरुकी प्राणियों में अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल
दो प्रकार का कंकाल तंत्र होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, बाह्य कंकाल के बारे में। यह आंशिक या पूर्ण रूप से शरीर से बाहर स्थित होता है, जो अधिचर्म से बनता है उसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। अंतः कंकाल यह शरीर के भीतर स्थित होता है, जो उपास्थि एवं अस्थियों से मिलकर के बना होता है। फिर उसके बाद में उदाहरण आप ध्यान रख सकते हैं, सींग, बाल, नाखून इत्यादि, और इसमें कौन से होंगे, अस्थि एवं उपास्थि। अब उसके बाद में बाह्य कंकाल प्राय निर्जीव होता है, कुछ रचनाओं की जड़ें होती हैं वह कैसी होती हैं, सजीव होती हैं, जबकि यहाँ अंतः कंकाल होता है वह पूर्ण रूप से सजीव होता है। यह प्रारंभिक अवस्था में उपास्थियों से बना होता है तथा जो वृहत स्तर पर या बाद में वयस्क अवस्था तक होता है, यह अस्थियों से बन जाता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल होती है, इनकी उत्पत्ति कैसी होती है, मीजोडर्मल होती है। तो ये हम कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले अस्थि और उपास्थि, उसमें क्या डिफरेंस होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ध्यान दीजिए, हम पहले अस्थि और उपास्थि के बारे में समझ लेते हैं, बेसिक्स रचनाएं, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, फिर उसके बाद में इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अंतः कंकाल के बारे में ही हम आगे देखेंगे। अंतः कंकाल में अस्थि और उपास्थि के बारे में हमें ध्यान रखना है। जिन्हें अंतः कंकाल होगा वह दो मुख्य भागों से मिलकर के बना होता है, एक अस्थि और दूसरा उपास्थि। अंतः कंकाल होगा वह दो मुख्य भागों से मिलकर के बना होता है। एक भाग कौन सा ध्यान रखना आपको, उपास्थि, और दूसरा भाग कौन सा ध्यान रखना है, अस्थि ध्यान रखना है। तो ये दो भागों से मिलकर के बना होता है, से अस्थि एवं उपास्थि। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उपास्थि होती हैं ये किस प्रकार के उत्तक हैं, तो आपको ध्यान रखना ये कोमल एवं लचीले उत्तक होते हैं। तो उपास्थि होंगे ये किस प्रकार की रचनाएं होती हैं, कोमल एवं लचीली रचना होती हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यह कोमल एवं लचीली रचना होती हैं। कोमल एवं किस प्रकार की रचना होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, लचीली रचना होती हैं। तो ये कोमल एवं किस प्रकार की रचना होगी, लचीली रचना होती हैं। जबकि आप ध्यान दीजिए अस्थि होती हैं, यह किस प्रकार की होती है, तो यह दृढ़ एवं कठोर रचना होती हैं। दृढ़ एवं किस प्रकार की रचना होगी, कठोर रचना होती हैं। तो अस्थि होगी वह दृढ़ होगी और किस प्रकार की होती है, कठोर होती है। जबकि उपास्थि होती हैं वह किस प्रकार की होती हैं, कोमल होती हैं। तो कोमल उत्तक के रूप में होगी वह उपास्थि होगी, दृढ़ उत्तक के रूप में होगी वह कौन होगी, अस्थि होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरे हमें ध्यान रखना है कि इनके चारों ओर का जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो उपास्थि होती है इसके चारों ओर का आवरण आवरण क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसके चारों ओर का आवरण होता है उसे हम प्रयुपास्थि कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रयुप उपास्थि कहा जाता है। इस प्रकार से इसे हम क्या कहेंगे, प्रयुपास्थि कहा जाता है। तो इसके चारों ओर का जो आवरण होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रयुपास्थि कहा जाता है। जबकि अस्थि के चारों ओर का, अस्थि के बाहर के दृढ़ आवरण को, बाहर के दृढ़ आवरण को, अस्थि के बाहर के दृढ़ आवरण को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अस्थि के बाहर के दृढ़ आवरण को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्रयुअस्थि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से प्रयुपास्थि एवं प्रयुअस्थि ये दोनों हमें ध्यान रखना है। तो अस्थि के बाहर के आवरण को क्या कहेंगे और उपास्थि के बाहर के आवरण को क्या कहते हैं, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इन्हें अस्थि के चारों ओर का आवरण होगा उसे प्रयुपास्थि कहेंगे, जबकि आपको ध्यान रखना उपास्थि होता है उसे प्रयुपास्थि कहा जाता है। देखो अब इसके अंदर की ओर का जो अधात्री भाग है, यानी इसके अधात्री में एकल या समूह के रूप में, एकल या समूह के रूप में, एकल या किस रूप में, समूह के रूप में, समूह के रूप में, एकल या समूह के रूप में उपास्थि अणु, एकल या समूह के रूप में उपास्थि अणु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से उपास्थि अणु पाए जाते हैं, या जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से उपास्थि अणु या क्या पाए जाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। जबकि आप ध्यान दीजिए इसके अधात्री में, अधात्री सकेंद्रीय वलयों के रूप में होती हैं,
अधात्री किस रूप में होती है? सकेंद्रीय वलयों के रूप में होती हैं। अधात्री सकेंद्रीय वलयों के रूप में होती हैं, वलयों के रूप में होती हैं। तो इनकी अधात्री होगी वह सकेंद्रीय वलयों के रूप में होती है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो अधात्री होती हैं वह सकेंद्रीय वलयों के रूप में उपस्थित होती हैं। पूरी वलयनुमा संरचना इसके अधात्री में उपस्थित होती हैं। और इस वलयों पर ही क्या पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, वलयों पर ही पाए जाते हैं। वह इनमें तो इस प्रकार से वलयों पर अस्थि अणु पाए जाते हैं। इन वलयों में अस्थि अणु पाए जाते हैं। अणु या जैसे हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। अस्थि अणु या क्या पाए जाते हैं? ओस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, अस्थि अणु या जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वह इनके वलयों में उपस्थित होते हैं। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना है। अगला आप ध्यान दीजिए कि उपास्थि होती है, उनका निर्माण होता है वह कॉन्ड्रिन प्रोटीन से होता है। तो उपास्थि की अधात्री कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनी होती हैं। उपास्थि की अधात्री या मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनी होती हैं, कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनी होती हैं। तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनी होती हैं। तो इस प्रकार से जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन है उस कॉन्ड्रिन प्रोटीन से उपास्थि की अधात्री का निर्माण होता है। जबकि आप ध्यान दीजिए अस्थि की अधात्री ओसिन प्रोटीन से बनी होती हैं। किस प्रोटीन से बनी होती हैं? ओसिन प्रोटीन से बनी होती हैं। तो इस प्रकार से ओसिन प्रोटीन से बनी होती हैं। वह किसकी बनी होती है? अस्थि की जो अधात्री या मैट्रिक्स होती हैं यह ओसिन प्रोटीन से मिलकर के बनी होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? अस्थि और उपास्थि में डिफरेंस के बारे में। अगला ध्यान दीजिए, जो अस्थियां होती हैं वे उन अस्थियों के अंदर तो लवण उपस्थित होते हैं जबकि उपास्थियों में लवण अनुपस्थित होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए सामान्यतः उपास्थि में लवण अनुपस्थित होते हैं, उपास्थि में लवण अनुपस्थित होते हैं। देखो ध्यान दें, लवण इसमें क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, तभी तो ये कोमल होती हैं। तो लवण अनुपस्थित होते हैं, लवण अनुपस्थित होते हैं। उपास्थि के अंदर लवण नहीं पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम है या फॉस्फेट जैसे लवण होते हैं वो अस्थि में होते हैं जबकि उपास्थि में नहीं होते हैं। तो उपास्थि में लवण होते हैं वे अनुपस्थित होते हैं। परंतु एक उपास्थि हम पढ़ेंगे कैल्सीभूत उपास्थि, जिसमें कैल्शियम उपस्थित होता है, परंतु इसका अपवाद आपको कौन सा ध्यान रखना है? कैल्सीभूत उपास्थि। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से इसके बारे में। कैल्सीभूत उपास्थि होती है वह इसका क्या अपवाद है? में कैल्शियम उपस्थित होता है, में कैल्शियम उपस्थित होता है। तो कैल्सीभूत उपास्थि होगी वह कैल्शियम के डिपोजिशन से ही बनती है। तो इस प्रकार से इसमें कैल्शियम उपस्थित होता है, जबकि अन्य जो उपास्थियां उनके अंदर इस प्रकार के लवण अनुपस्थित होते हैं। जबकि अस्थि में कैल्शियम एवं फॉस्फेट के लवण पाए जाते हैं। अस्थियों में कैल्शियम एवं फॉस्फेट के लवण पाए जाते हैं। अस्थियों में कैल्शियम एवं फॉस्फेट के लवण पाए जाते हैं, कैल्शियम एवं फॉस्फेट के लवण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कैल्शियम एवं फॉस्फेट के लवण होते हैं वह किस में पाए जाते हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है? अस्थियों में, उपास्थियों में नहीं होते हैं। और इनके उपस्थिति कारण से ही अस्थियां कैसी होती हैं? कठोर, मजबूत और दृढ़ होती हैं। अस्थियों के कठोर, मजबूत और दृढ़ होने का कारण भी क्या है? कैल्शियम, फॉस्फेट इत्यादि के लवणों की उपस्थिति होना, जिसके कारण से ये कठोर एवं दृढ़ होती हैं। देखो ध्यान दिए, उत्पत्ति के आधार पर उपास्थियां निम्न 4 प्रकार की होती हैं। उपास्थियां निम्न प्रकार की होती हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर उपास्थियां होती हैं वह निम्न प्रकार की होती हैं। निम्न प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती हैं? तो उसमें आप ध्यान दीजिए, पहली उपास्थि होती है जिसे हम काचाभ उपास्थि कहते हैं। क्या कहेंगे? काचाभ उपास्थि। तो इस प्रकार से पहला प्रकार आपको कौन सा ध्यान रखना है? काचाभ उपास्थि। यानी इस प्रकार की उपास्थि होती हैं उनके अंदर काचाभ द्रव्य मैट्रिक्स में उपस्थित होता है, तो काचाभ उपास्थि। दूसरे लचीले प्रकार की उपास्थि हो गई जिसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ उपास्थि।
प्रत्यास्थ उपास्थि। तो इस प्रकार से प्रत्यास्थ उपास्थि जो कि लचीले प्रकार की होती हैं। तो ये प्रत्यास्थ प्रकार की उपास्थि हमें ध्यान रखनी है जो कि लचीली प्रकार की होती है, लचीली होती हैं। अगली हमें ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है तंतु में, जो कि कोलेजन तंतुओं से घिरी हुई रहती हैं, कोलेजन तंतुओं से बनी होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, तंतु में उपास्थि कहा जाता है। तो तंतु में उपास्थि। और चौथा प्रकार हमें ध्यान रखना है कैल्सीभूत उपास्थि। कैल्सीभूत उपास्थि, कैल्सीभूत उपास्थि ये फोर्थ प्रकार है। तो इस प्रकार से उपास्थियां कुल मिलाकर के कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं इनकी उत्पत्ति के आधार पर। ध्यान दीजिए, अस्थियां होती हैं उसमें आप देखिए तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। अस्थियां होगी उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं। तो आप ध्यान दीजिए, उत्पत्ति के आधार पर अस्थियां, उत्पत्ति के आधार पर अस्थियां 2 प्रकार की होती हैं। उत्पत्ति के आधार पर अस्थियां 2 प्रकार की होती हैं। अस्थियां 2 प्रकार की होती हैं। तो उत्पत्ति के आधार अस्थियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 2 प्रकार होते हैं, तो सबसे पहला प्रकार हमें ध्यान रखना है जो अस्थियों का होता है उसे हम कहते हैं उपास्थि जात। उपास्थि जात अस्थि। देखो इस प्रकार की अस्थियां जो कि उपास्थियों के रूपांतरण से बनती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उपास्थि जात अस्थि कहा जाता है। दूसरी आपको ध्यान रखनी है वो कौन सी होती है, कला जात उपास्थि, सॉरी कला जात अस्थि। तो इस प्रकार से दूसरा प्रकार कौन सा ध्यान रखना है, कला जात अस्थि। तो अस्थियां होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक उपास्थि जात और दूसरी कला जात। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, अस्थि एवं उपास्थियों में क्या क्या डिफरेंस होता है। एक सवाल आपका अच्छा बन सकता है, अस्थि एवं उपास्थियों में अंतर लिखिए। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है उपास्थि और अस्थि के बारे में। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, उपास्थि होती है वह कोमल एवं लचीली रचना होती है, जबकि अस्थि होती है दृढ़ व कठोर रचना होती है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, उपास्थि इसके 4 ओर के बाहर का आवरण होता है, उस आवरण को हम परिउपास्थि कहा जाता है, जबकि अस्थि के बाहर का आवरण परिअस्थि कहलाता है। अब उसके बाद में अधात्री में एकल या समूह के रूप में उपास्थि अणु पाए जाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट्स हो गए उससे ही कॉन्ड्रीन पदार्थों का स्रावण या कॉन्ड्रीन प्रोटीन का स्रावण किया जाता है। इसी प्रकार से जो इसके अंदर अधात्री होती है वह सकेंद्रीय वलयों के रूप में उपस्थित होती है, इन्हें एक ही केंद्र के वलय उपस्थित होते हैं, तो सकेंद्रीय वलयों के रूप में होती है। इन वलयों में अस्थि अणु या ऑस्टियोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है, और ऑस्टियोसाइट्स कोशिका उसके द्वारा ही कौन से प्रोटीन का स्रावण किया जाता है, ओसिन प्रोटीन का स्रावण किया जाता है। तो इसमें कौन सा प्रोटीन होगा, उपास्थि में कॉन्ड्रीन प्रोटीन, जबकि अस्थि के अंदर कौन सा प्रोटीन होगा, ओसिन प्रोटीन होता है। फिर उसके बाद में उपास्थि होगी, उनके अंदर लवण अनुपस्थित होते हैं, लवण नहीं पाए जाते, परंतु एक कैल्सीभूत उपास्थि होती है जो कि कसाब उपास्थि में कैल्शियम के डिपोजिशन से ही बनती है। इस कारण से इसमें क्या उपस्थित होगा, कैल्शियम उपस्थित होता है। तो ये इसका अपवाद है, बाकी वाले सभी में लवण उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात अनुपस्थित होते हैं। अस्थियों में कैल्शियम और फॉस्फेट के लवण पाए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर उपास्थियां होती है वो 4 प्रकार की होगी, कसाब उपास्थि, तंतुमय उपास्थि, प्रत्यास्थ उपास्थि और कैल्सीभूत उपास्थि, जबकि अस्थियां होती है वो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, उपास्थि जात अस्थि और कला जात अस्थि। इस प्रकार से ये हमारा आज का जो क्लास था उसमें हमने कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा। कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, और फिर उसके बाद में हमने देखा है कि कंकाल तंत्र में अंतः कंकाल की 2 मुख्य रचनाएं अस्थि और उपास्थि के बारे में। अगली क्लास में नेक्स्ट अंतः कंकाल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।